चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त ये है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी काफी करीबी हैं। काफी ज्यादा रैलियां उनकी ओर से की गई हैं। महाराष्ट्र में बड़ा चेहरा, हालांकि लो प्रोफाइल रहने की कोशिश उनकी ओर से की गई और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। हालांकि पंकजा मुंडे की ओर से बार बार उन्हें चुनौती जरूर दी जा रही है, ये कहते हुए कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है, महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं फडणवीस। अब से 1 घंटे के बाद बैठक भी होने वाली है बीजेपी की। उसमें स्थिति साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की ओर से देवेंद्र फडणवीस को आज बकायदा लड्डू भी खिलाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सिर पर सेहरा बांध दिया गया हो। कुल मैंडेट का सम्मान करते हुए एनसीपी ने कुछ बातें कही है, पर हमने अभी निर्णय कोई लिया नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय इसके ऊपर लेगा, क्योंकि निर्णय का सारा अधिकार उनका है। महाराष्ट्र के हित में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय लेगा और इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के साथ जाना चाहिए, आडवाणी जी समेत तमाम बड़े नेता कह रहे हैं बीजेपी और संगठन। देखिए, आडवाणी जी हमारे शीर्षस्थ नेता है, उन्होंने जो बात कही उसके ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा। सीएम पद को लेकर कब फैसला होगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग आज करेगा, क्यों चिंता करते? तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा के पास। संजय शर्मा के पास यही ब्रेकिंग न्यूज है कि देवेंद्र फडणवीस रेस में नंबर 1 पे हैं। संजय, देवेंद्र फडणवीस क्यों? दीपक जी, देखिए, जब महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव जो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला किया था, तब महाराष्ट्र में चुनावी नारा दिया गया था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में नरेंद्र। ये देवेंद्र दिया गया, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये नारा दिया गया था उस समय विधानसभा चुनाव में। देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से चुनकर आते हैं, आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं, और नितिन गडकरी जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, उनके सबसे करीबी नेताओं में शुमार है देवेंद्र फडणवीस। साथ ही साथ जैसे कि बीजेपी को पूरी तरह बहुमत नहीं मिल पाया है, उसको शिवसेना का साथ लेना पड़ेगा। साथ शिवसेना को दबाने के लिए, शिवसेना से निपटने के लिए देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा सामने रखा गया है बीजेपी की तरफ से, और सबसे आगे जो पहला नंबर पे नाम आ रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का। दीपक जी, देवेंद्र फडणवीस के अलावा ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर विचार हो सकता है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में? देखिए, विनोद तावड़े का भी नाम है जो खुद मराठा माने जाते हैं। साथ ही साथ में सुधीर मुनगंटीवार है जो खुद ओबीसी नेता हैं। इसके साथ ही साथ एकनाथ खड़से का भी नाम है जो वो भी ओबीसी से चुनकर आते हैं। पंकजा मुंडे का नाम आया, लेकिन पंकजा मुंडे अभी काफी यंग है, अभी उनको और परिपक्व होना है, थोड़ा समय उनको चाहिए। लेकिन विनोद तावड़े, सुधीर मुनगंटीवार और एकनाथ खड़से, ये 3 नाम और साथ में हैं। अगर कभी वहां पर स्पष्ट बहुमत मिलता तो फिर शायद चॉइस दूसरी होती, फिर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते, कोई और होता। दीपक जी, महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है क्योंकि सबसे आगे रेस में इस वक्त वो चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, बीजेपी को कुल चाहिए 145 सीटें, बहुमत के लिए 123 इस वक्त बीजेपी की है। कैसे बनेगी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार? बड़ा सवाल यही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के वैसे तो कई फॉर्मूले मुमकिन हैं, लेकिन जो सबसे सीधा फॉर्मूला है वो ये है कि 25 साल के साथ ही बीजेपी और शिवसेना फिर से साथ आ जाएं तो बड़ी आसानी से सरकार बन सकती है। बीजेपी ने सुलह के संकेत दिए हैं, लेकिन क्या ये शिवसेना को मंजूर होगा और किन शर्तों पर मंजूर होगा, ये देखना होगा। खबर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उद्धव से फोन पर 5 मिनट तक बात की है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की मदद की आवश्यकता होगी, क्या होगी तो किसके लेगी, ये सारी चीजें उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपके सामने हम लाएंगे। उद्धव जी अचानक बोलते नहीं है, सोचते होंगे अभी भी, और सोचना ही ठीक है। बड़ा निर्णय है हमारे लिए, तो केवल महाराष्ट्र का निर्णय नहीं है, शिवसेना का ही निर्णय है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सरकार बनाने का दूसरा फॉर्मूला शरद पवार के करिश्मे से जुड़ा है। सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद पवार अगर बीजेपी के साथ आ जाएं तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन सकती है।
सूत्र के मुताबिक अगर शिवसेना अड़ गई तो विकल्प तैयार रखने के लिए बीजेपी ने एनसीपी से भी संपर्क साधा था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन करेगी। अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। कोई मतभेद नहीं है आपके? देखिए, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे कोई मतभेद नहीं है। एक तीसरा विकल्प बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने और मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने पर लगाम लगाने के तौर पर खड़ा हो सकता है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ आ जाएं तो भी सरकार बन जाएगी और बीजेपी को बाहर भी रखा जा सकता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक कांग्रेस ने ऐसा किया तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार से हम न बना पाए, लेकिन हम जनता का जो जनादेश है उसका आदर करते हुए महाराष्ट्र के हित में जो होगा वो हम स्टैंड लेंगे। उद्धव ठाकरे साहब निर्णय लेंगे क्या करना है। हमने जिस मुद्दे पे एक चुनाव लड़ा है वो मुद्दे बहुत महाराष्ट्र के लिए, यूनाइटेड महाराष्ट्र के लिए, खास अखंड महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो हम किसी भी हालत में हमारे मुद्दों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लोगों को एक बदलाव चाहिए, तो 3 बार से हम सत्ता में हैं तो लोग अब थोड़ा बदलाव के लिए वोट देते हैं। एक नए लोगों को मौका देना चाहिए। फिर भी महाराष्ट्र का जो नतीजा बताता है, नए लोगों पर भी उतना भरोसा महाराष्ट्र के मतदाताओं ने नहीं किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को सबसे बड़े दल के रूप में तो बताया गया था, लेकिन एक एग्जिट पोल के सर्वे में यह दावा किया गया था कि बीजेपी अपने बूते ही महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। कैमरामैन शरद बारिक और स्वप्निल धूरी के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में कुल 17 चेहरे रह चुके हैं। महाराष्ट्र की गद्दी पर जो काबिज रहे हैं, 18वां चेहरा कौन सा होगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव जी जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रेणु मित्तल जी और जगदीश उपासने जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नतीजे से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गदगद दिखे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का तकाजा है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। विकास जी, फिर राधिका जी। अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने एनसीपी से गठबंधन की खबर पर भी अपनी बात रखी। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी से शिवसेना ने रिश्ते तोड़े थे, इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं थी। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश जी। तो ये महत्वपूर्ण बातें अमित शाह की ओर से कही गई हैं और एक और महत्वपूर्ण बात दीपक जी, और वो ये है, उन्होंने साफ कह दिया है कि सीएम के चेहरे से ही सरकार की शुरुआत होती है। बिल्कुल, सीएम के चेहरे से ही शुरुआत होती है। तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि चाहे कुछ भी हो, वो शिवसेना की इस बात को नहीं मानेंगे कि उनका मुख्यमंत्री बने। रेणु मित्तल जी, यहां पर मैं आपको जोड़ूं उससे पहले मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास जाऊंगा। नकवी जी, कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? थोड़ा प्रकाश डालिए, हमको बताइए कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी बनाएगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा। दूसरी चीज जो साफ है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होने जा रहा है। अभी कौन होगा इसके ये तो अब घंटों का केवल वक्त रह गया है, उसके बारे में जो है वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात सही है कि अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन है
और जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास के संकल्प पर विश्वास व्यक्त किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अगर आप पिछला 2009 का इलेक्शन देखें तो बीजेपी के पास जो है वो 14% वोट थे और 46 सीटें थी, और आज जो 14% वोट और 46 सीटें थी वो आज बढ़ करके लगभग जो है वो 2 गुने से ज्यादा होती जा रही है। तो आज जो है वो देश का मूड और माहौल जो है वो स्पष्ट जनादेश का, निर्णायक जनादेश का है। निर्णायक जनादेश का मूड है देश का। लेकिन सवाल यही बार बार खड़ा हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के, मुख्तार साहब, जिन्होंने अपनी दावेदारी खुद ही सामने रख दी है। नहीं, देखिए, हमारे पास बहुत ही वहां पर काबिल लोकल लीडरशिप है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, जिनके हाथ कंधों पर ये जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो वो बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। लेकिन इसका निर्णय जो है वो निश्चित तौर से जो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करने के बाद, उनकी राय समझने के बाद, पार्टी के अन्य लोगों की राय समझने के बाद और महाराष्ट्र के हित को देखते हुए कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? बीजेपी के अंदर क्या अटकलें हैं? किसको मुख्यमंत्री के तौर पर फ्रंट रनर माना जा रहा है वहां पर? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक है देवेंद्र फडणवीस जो विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम चल रहा है पंकजा मुंडे का। 2 नाम है, ऐसे नाम की बात करें तो करीबन 3-4 नाम और, चाहे एकनाथ खड़से का नाम करें या विनोद तावड़े की बात करें, ऐसे कई और नाम है। लेकिन जो सबसे ऊपर नाम चल रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर मुहर लग सकती है। जैसा कि अगर मैं आगे जाके बात करूं, आपको देखिए जिस तरह से मातोश्री पे मैं इस वक्त हूं, मातोश्री पर लगातार 12 बजे से एक मैराथन मीटिंग चल रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। उद्धव ठाकरे इस बात पर मंथन और गहन चिंतन कर रहे हैं आखिरकार वह समर्थन दे तो किन शर्तों पर दे। लेकिन बीजेपी को जो एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देकर कह सकते हैं इनके पूरे प्लान को चौपट कर दिया है, क्योंकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देना चाहती है और दे देगी। तो इसलिए जो इनकी शर्तें थी वह कह सकते हैं शर्तें धरी की धरी रह गई हैं। और अब यह उद्धव ठाकरे इस अंजाम में लगे हुए आखिर किस तरह से बीजेपी को पटाया जाए और किस तरह से उस सरकार में जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें कम से कम सहभागी रहे, ताकि 5 साल तक कम से कम महाराष्ट्र में टिके रहें। उद्धव ठाकरे के सर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं मेरे ख्याल से। एनसीपी ने जो चाल चली है उसके बाद चित्रा, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एनसीपी की ओर से पहले ही बिना शर्त बाहर से समर्थन देने की बात कही जाएगी। लेकिन दीपक जी, एक और महत्वपूर्ण बात है और इस सवाल के साथ नकवी साहब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, समर्थन किससे लेगी बीजेपी? एनसीपी ने बाहर से समर्थन की बात कही है, जबकि कई बड़े ऐसे नेता हैं जो एनसीपी से नहीं चाहते हैं समर्थन और वो चाहते हैं कि शिवसेना से गठजोड़ हो। बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि हमारी बड़ी पार्टी है, देश जो महाराष्ट्र की जनता है उसने जो जनादेश दिया है वो हमें सरकार बनाने के लिए दिया है। उसमें कुछ सीटें कम है, ये बात जैसा कि अभी तक जो रुझान और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके आधार पर। तो जो चुनाव होते हैं वो सरकार बनाने के लिए होते हैं, कोई गवर्नर राज के लिए तो होते नहीं है। तो इसलिए चुनाव में हो चुके हैं, अब सरकार बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें वो जिम्मेदारी दी है। जहां तक प्रश्न है शिवसेना का, निश्चित तौर से शिवसेना से ना हमारी राजनीतिक दुश्मनी है और न ही शिवसेना जो है वो हमसे सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से बहुत दूर है। लेकिन शिवसेना से एक पूरे के पूरे चुनाव में से ना हमारी राजनीतिक दुश्मनी है और न ही शिवसेना जो है वो हमसे सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से बहुत दूर है। लेकिन शिवसेना से एक पूरे के पूरे चुनाव में जमीन के आकलन में चूक हुई है और उस जमीन के आकलन और जमीन की आवाज की चूक जो हुई है तो उसका उनको एहसास अब हो रहा होगा। जहां तक सवाल है हम किसको और हमें कौन समर्थन देगा, किसके हम समर्थन को स्वीकार करेंगे, वो सारे आकलन करने के बाद पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नहीं, सवाल ये है यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जी की नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी से समर्थन लेंगे आप? एनसीपी को मोदी जी ने यही कहा था। समर्थन न मांगा है ना हमने समर्थन कहा है।
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि समर्थन ले लीजिए। मांगा था ना, हमने समर्थन लिया है। अमित शाह जी भी संकेतों में कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये संभावना है। उन्होंने तो दे दिया है और आपने मना भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया है। जो उनका बयान है, जो नहीं, कोई भी अगर हमें कहता है कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या बयान दें कि नहीं हमें समर्थन नहीं चाहिए? तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता होगी इस तरह की बयानबाजी। अभी जो है वो हम पूरे के पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आपको इतना ही हम विश्वास दिलाते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है और बीजेपी वहां पर सरकार बनेगी, गवर्नर राज के तहत महाराष्ट्र जो है वो नहीं रहेगा, महाराष्ट्र नहीं रहेगा। प्रियंका, आपको लगता है कि एनसीपी का समर्थन लेगी बीजेपी? नहीं, देखिए दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है, एनसीपी और बीजेपी। हाँ, मैं बताती हूँ क्या आइडियोलॉजी है कि मैं बताती हूँ क्या है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। क्या आइडियोलॉजी है कि पावर में किसी भी कॉस्ट पे वो लोग साथ में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जब मंच से खड़े होकर एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं और यहाँ पे अमित शाह जी आकर कहते हैं कि उनको समर्थन मिल रहा है, तो दोनों अगर साथ में आते हैं इसके बाद, तो मैं तो बीजेपी को एक नया टाइटल दूंगी, बहुत ही झूठी पार्टी। तो इस तरीके का अगर समीकरण बनता है तो ये जो वोटर्स हैं महाराष्ट्र के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा मैं कहूंगी एक जोक होगा उनके ऊपर कि इस तरीके का गठबंधन सामने आ रहा है। नेचुरली करप्ट पार्टी कहकर आप उनको अलायंस पार्टनर्स बना रहे हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन अभी कहा है बीजेपी ने कि नहीं हम समर्थन लेने ही जा रहे हैं। जगदीश उपासनी जी, आपको संभावना लगती है एनसीपी प्लस बीजेपी? मुझे लगता है कि भाजपा इस पर 10 बार सोचेगी। एनसीपी ने भले ही समर्थन दे दिया, और समर्थन क्यों दिया ये सारे लोग जानते हैं महाराष्ट्र में, कि उन्होंने शिवसेना की जो मोलतोल की ताकत है वो खत्म करने के लिए और अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए ये समर्थन की घोषणा की है। फिर एनसीपी के मंत्रियों पर ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की बहुत बड़ी मदद भी की है। हाँ, मदद की है निश्चित रूप से, लेकिन एनसीपी इन सबसे बचना चाहती है और प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा एनसीपी के इस प्रस्ताव पर 10 बार सोचेगी, इसीलिए भाजपा का कोई नेता इस बारे में और सीधे सीधे कोई बात नहीं कर रहा है और इशारों में भी वो ये नहीं कह रहा है कि हम समर्थन लेंगे। मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा उसमें बार बार भाजपा के नेता अब तक ये कहते रहे कि शिवसेना उनके साथ रहेगी और शिवसेना में भी इसको लेकर शायद कुछ नरमाई हो सकती है और शिवसेना अपने रुख पर पीछे हट सकती है, मुख्यमंत्री पद छोड़ सकती है, उप मुख्यमंत्री के पद पर वो संभवतः मान सकती है और भाजपा के साथ, असल में शिवसेना का भी भला भाजपा के साथ सरकार बनाने में ही है। पर ये पहली बार होगा इतिहास में एक नया चैप्टर रचा जाएगा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, जहां शिवाजी और अफजल खान गले मिलकर हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सरकार बनाएंगे। प्रियंका बड़ी खुश हो रही है। ये प्रियंका नहीं बता रहे हैं कि किस तरह की हिपोक्रेसी है, पावर जाने नहीं हिपोक्रेसी है। मैं दीपक जी, मैं एक मुख्तार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नरसिम्हा राव साहब आता हूँ आपके पास। जी मुख्तार भाई। प्रियंका जी देखिए क्या है, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट आ चुके हैं, आपका जो हश्र हुआ है वो आपको मालूम है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है आपका नुकसान कर रहा है। इसलिए अब आप बताएंगे कि कांग्रेस के उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, वो सब खत्म हो चुका। लोगों ने अपना वोट दे दिया, अब हमें सत्ता में आना है, वोट आ गए हैं, क्या हश्र हुआ वो भी पता लग गया। 5 साल के लिए तो कम से कम प्रियंका आप बाहर तो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं, आपको बैठाने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। वही बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार है हर तरीके से। मेरा बस कहना यही था, एनसीपी हो या शिवसेना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल है, बहुमत सरकार नहीं है। अभी तक एनसीपी बहुत अच्छी थी जब आपके साथ थी। नहीं, नेचुरली करप्ट पार्टी हमने नहीं कहा था, आपने उनको ये टैग दिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने ये टैग दिया था। लेकिन आपने तो बता दिया ना दोनों का चरित्र एक जैसा है। नहीं तो हम उनको कहाँ साथ लेके आ रहे हैं? अरे हम उनको कहाँ साथ लेके आ रहे हैं प्रियंका जी? चलिए मुख्तार साहब, मैं आती हूँ आपके पास। रेनू मित्तल जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी को जोड़ना चाह रहे थे। और जीवीएल जी, सवाल मेरा ये है, बीजेपी शिवसेना अगर मिलते हैं तो 184 सीटें होती हैं, अगर एनसीपी बीजेपी के साथ जाती है तो 165 सीटें। कुछ तय किया है बीजेपी ने कि किसके साथ आगे बढ़ेगी वो महाराष्ट्र में? देखिए, जैसा हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा, अभी नकवी जी ने भी उसी बात को दोहराया है जी, क्योंकि हम बहुमत से बहुत करीब है,
और एनसीपी ने हमें समर्थन देने का, बाहर से समर्थन देने का पहल किया है, तो इसलिए हम किसी पार्टी को अनटचेबल नहीं मानते हैं। हम उनसे समर्थन ले न ले वो समय में पता चलेगा, कुछ ही समय के बाद। लेकिन जो भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, जिसमें एक तूफान आ चुका है, एक नेचुरली करप्ट पार्टी को एक नेचुरल करप्ट पार्टी बताकर अब उनसे आप कहते हो कोई पार्टी अछूत नहीं है, तो इसमें हिपोक्रेसी सबसे बड़ी किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। हमें आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और नेचुरली करप्ट पार्टी को क्या हुआ? साइक्लोन खत्म हो चुका है। साइक्लोन तूफान कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आपके युवराज विशाखापट्टनम जा चुके हैं, ये मीडिया के सामने के आने के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं। आप वो अभी मीडिया को एड्रेस किया, आप क्या बात कर रहे हैं? राव साहब टीवी देख लीजिए थोड़ा। अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते हैं आप दोनों राज्यों में अपोजिशन लीडर बनने की अहमियत नहीं रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट विषय है दीपक जी, जो 44 का जो आंकड़ा है, ये लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सता रहा है, क्योंकि केंद्र में उनको 44 संख्या मिली थी। आज 44 का संख्या पार करना या छूना उनके लिए मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ रामदास अठावले जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अठावले जी, एनसीपी बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्या आप इसके पक्ष में हैं? अभी ऐसा है कि दीपक जी, अभी जो रुझान आए उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है। एक तो शिवसेना का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब एक खेल खेलने का काम कर रही है कि भाई दोबारा शिवसेना बीजेपी एक ना है, और इसीलिए उन्होंने बाहर से समर्थन की बात की है। लेकिन जहां तक राष्ट्रवादी का सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव में मतलब बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सबसे ज्यादा अटैक किया था, और मुझे लगता है कि भाई करप्शन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर एनसीपी का काफी विरोध हुआ था। तो अगर 5 साल सरकार चलानी है तो मैं आरपीआई की तरफ से प्रस्ताव दोनों पार्टियों को देना चाहता हूं, शिवसेना बीजेपी को, कि मैंडेट शिवसेना बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने का है। और इसीलिए मैं बीजेपी के नेताओं से बात करने वाला हूं, शिवसेना नेताओं से बात करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का सपोर्ट लेकर ही सरकार बनाना, ये मतलब लोगों का मत है, और इसीलिए मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस का सपोर्ट बाहर जो हो या अंदर जो नहीं लेना चाहिए, ये मत का मैं हूँ। आप सामने मुख्तार अब्बास नकवी जी बैठे हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मुख्तार भाई, रामदास अठावले जी आपसे बात करना चाहते हैं सलाह के साथ। रामदास अठावले जी, आप बात कर सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के आपके मित्र हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, हमारे मित्र है, नकवी जी मित्र है हमारे। देखते क्या इनके पार्टी का फैसला होता है। नकवी जी क्या कहेंगे? मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप इनके प्रस्ताव पर। नहीं, हमारे साथी हैं ये, और उनका हर हमारे साथी को ये अधिकार है कि वो अपने सुझाव दे, और हर सकारात्मक सुझाव का स्वागत होता है, और उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद निर्णय होता है। तो अगर रामदास अठावले जी ने कोई सुझाव हमारे पार्टी की लीडरशिप को दिया है और देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर चर्चा करेगा। हाँ, जरूर। मतलब मुख्तार जी हमारे अच्छे मित्र भी है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन रहे हैं, और तगड़े नेता के रूप में वो मतलब बीजेपी में काम करते हैं। तो जरूर मतलब जो मैंने प्रस्ताव दिया है, और मैं बीजेपी के नेताओं से बातचीत करूंगा। उद्धव ठाकरे भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मैं बात करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कोई बीच का रास्ता निकलता है क्या? बड़ा सवाल यही है। और बीजेपी सहयोग किससे लेती है? क्योंकि एक तरफ मातोश्री में मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ एनसीपी ने बिन मांगे ही समर्थन का कर दिया है ऐलान। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। महाराष्ट्र में कौन और कैसे बनेगा मुख्यमंत्री, और हरियाणा का सीएम कौन होगा? बड़ा सवाल यही इस वक्त खड़ा हो रहा है, जिस पर पिछले आधे घंटे से हमारी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन सबसे आगे है। जीत का जश्न
पटाखों की गूंज और नारेबाजी के शोर के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। ये 6 चेहरे महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे पहला नाम है देवेंद्र। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। ये 6 चेहरे महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष 44 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि वो खुद सीएम पद के लिए खुलकर दावेदारी नहीं जताते। देखिए, अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं, इससे आगे और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो उचित फोरम है, हमारा पार्लियामेंट्री बॉडी, निर्णय करेगा। देवेंद्र फडणवीस का मजबूत पक्ष ये है कि वो मोदी और अमित शाह के खास माने जाते हैं। नागपुर से चुनाव जीतते हैं और आरएसएस के बेहद चहेते हैं। फडणवीस का कमजोर पक्ष ये है कि वो ब्राह्मण अकेले बहुमत में न जाने की वजह से बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को आगे करने का रिस्क नहीं ले सकती। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिवसेना को राजी करना मुश्किल हो सकता है। अगला नाम है नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में मोदी सरकार में अहम मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी शिवसेना को साथ लेकर चलने वाले नेता साबित हो सकते हैं। गडकरी इसलिए भी प्रबल दावेदार हैं क्योंकि वो संघ के स्वयंसेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र और राज्य में मंत्री होने का अनुभव है। गडकरी के पक्ष में जो बात नहीं है वो ये है कि गडकरी महाराष्ट्र की सियासत में लौटना नहीं चाहते। वो दिल्ली की सियासत करने का ऐलान कर चुके हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में खुश हूं। मैं महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहता। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे नेता है उसका उचित निर्णय करेंगे और उसकी घोषणा 6 बजे के बाद होगी। अगला नाम है पंकजा मुंडे। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे कई बार सीएम बनने की मंशा जता चुकी है। अगर उस प्रोसेस में मेरा नाम आगे आ रहा है तो ये मेरा बहुत बड़ा मैं सम्मान समझती हूँ। पर मेरा दावा मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, पर भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे सबके लिए। पंकजा मुंडे का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि 35 साल की पंकजा बीजेपी में महिला एवं पिछड़ी जाति का चेहरा है। शिवसेना से पंकजा के रिश्ते अच्छे हैं। शिवसेना ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था। पंकजा मुंडे का कमजोर पक्ष ये है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है जो उनके आगे बढ़ने में आड़े आ सकता है। चौथा नाम विनोद तावड़े का है। 51 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता हैं। विनोद तावड़े के पक्ष में मजबूत बात यह है कि वो मराठी है। शहरी इलाकों में उन्हें पहचान की जरूरत नहीं। मुंबई में जो शिवसेना के आधार वोट में सेंध लगा सकते हैं। तावड़े का कमजोर पक्ष ये है कि उनके पास अपना जनाधार नहीं। वो पहली बार चुनाव जीते हैं। शिवसेना तावड़े को पसंद नहीं करती। चुनाव में तावड़े को हराने के लिए उद्धव ठाकरे ने बोरीवली में रैली भी की थी। एकनाथ खड़से सीएम की रेस में अगला नाम है। खड़से महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। एकनाथ खड़से के पक्ष में अहम बात यह है कि वो लेवा पाटिल समुदाय से आते हैं। वरिष्ठ होने के साथ साथ वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। उत्तर महाराष्ट्र में उनकी अच्छी पकड़ है। खड़से का कमजोर पक्ष ये है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, जो उनके सीएम पद के आड़े आ सकता है। सीएम की रेस में अगला नाम है सुधीर मुनगंटीवार। मुनगंटीवार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं। सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में खास बात यह है कि वो अमित शाह के खास हैं। मंत्री और विधायक बनने का अनुभव है और डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। सुधीर मुनगंटीवार का कमजोर पक्ष इसे कहा जा सकता है कि उनका अपना कोई खास आधार नहीं। रावसाहेब, शिवसेना नेत्यांची उद्धव ठाकरेंसोबत बोलणी झालेली आहे. काय नेमकी व्यूहरचना ठरते? चर्चा झाली. चर्चा होत असते. निर्णय सगळे निकाल येत आहेत, त्याच्यावर चर्चा झाली आणि मला असं वाटतं की चर्चा अजून सुरू राहील. भाजपाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. शिवसेनेला काय वाटतंय? राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला आणि भारतीय जनता पक्षाने घेतला. ते आश्चर्यकारक आहे. नॅचरल करप्ट पार्टी अशी संभावना आणि अशी टीका देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंढरपूरच्या सभेत केली होती. शरद पवारांवर काका आणि पुतण्यांनी महाराष्ट्र लुटला अशा प्रकारची टीका सुद्धा आमच्या वाचनात आली
विशेषतः नॅशनल करप्ट पार्टीने जर हा पाठिंबा दिला असेल तर पाहावं लागेल. लेकिन शिवसेना भाजपला सहकार्य करण्यास तयार आहे. नाही, अजून संपूर्ण चित्र स्पष्ट व्हायचं आहे. जरी निकाल लागले असले तरी नक्की कोण कुठे आहे, काय आहे. शिवसेनेच्या बैठका सुरू आहेत. स्वतः उद्धव ठाकरे हे निर्णय घेतील आणि आपल्यापर्यंत शिवसेना की भूमिका क्या होने वाली है? शिवसेना की भूमिका आपको जल्दी ही सामने आ जाएगी. ये भूमिका आज ही सामने आनी चाहिए, ऐसा कोई हमारा निर्णय नहीं हुआ है. उद्धव जी के साथ हमारी अभी बातचीत हो गई है. हम सब नेता बैठे थे, उद्धव जी भी है. हम अकेले लड़े महाराष्ट्र में. हमारे पास न सत्ता थी न कोई यंत्रणा थी. एक बाजू में वहां से दिल्ली की सत्ता, प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री. दूसरे बाजू में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का सरकार. फिर भी हम अकेले लड़े और हमें अच्छा यश बेहतर होता, स्थिति थोड़ी बेहतर होती अगर 151 सीट की थोड़ी होती. नतीजा है कि आप खुश है? ठीक है, नतीजे बुरे भी नहीं. सेना का परहेज करेगी बीजेपी से. संजय राउत को आप सुन रहे थे. नतीजे बुरे भी नहीं है और चित्र थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, इस बात का आश्वासन देते हुए. लेकिन दीपक की महत्वपूर्ण बात यह है, सुर बहुत नरम पड़ गए हैं शिवसेना के. सुर बड़े नरम पड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. उन्होंने अपने कार्ड जो है अपने सीने में दबा के रखे हैं. ये दिखाता है कि शिवसेना अभी भी बार्गेन करना चाहती है, अभी भी मोल भाव करना चाहती है, तोल मोल के बोल रही है. ये संकेत देता है कि शिवसेना जो है वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं. चित्रा, हम आगे की बात करेंगे. हरियाणा की हुड्डा राजभवन पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा देने के लिए. तो ये हरियाणा का डेवलपमेंट है. इसी को हम कहते हैं प्रजातंत्र का जो खूबसूरत चेहरा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री हारता है, तुरंत इस्तीफा देता है और नए मुख्यमंत्री की शपथ होती है. बिल्कुल, नया मुख्यमंत्री. लेकिन होगा कौन हरियाणा का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे. फिलहाल 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी 47, कांग्रेस पार्टी 15, आईएनएलडी 19, एचजेसी 2 और अन्य 7. ये स्थिति हरियाणा की है. फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं. लेकिन वापस हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पे, क्योंकि हमने तमाम वो चेहरे दिखाए थे जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे. और यही सवाल रेणु मित्तल जी आपसे मेरा ये है, देवेंद्र फडणवीस के विपक्ष में जो बात जाती है, ब्राह्मण है वो और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी उनके पक्ष में. लेकिन इसके अलावा दूसरा मजबूत चेहरा आपको कौन दिखता है महाराष्ट्र में? देखिए, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि आरएसएस कुछ चाह रही है, बीजेपी की पार्टी कुछ चाह रही है, उनके जो थोड़े बहुत अलायंस बचे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं. और मेरे को लगता है कि इस समय एक डिसीजन वहां हो गया है. हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब प्रफुल्ल पटेल बोलते हैं तो वो ऐसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं जिनका नेता शरद पवार है. शरद पवार एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं. वो कोई ऐसा पासा नहीं फेंकते जो इफ एंड बट की दायरे में है. मेरे को लगता है कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है बीजेपी और एनसीपी के बीच में कि आगे की राजनीति किस तरह से जाएगी. और आपको याद होगा कि ठाकरे ने ये आरोप भी लगा रही थी जब बीजेपी ने अभी जब बोला, अभी थोड़ा राउत साहब का टोन ठीक नहीं था बीजेपी की तरफ कि इतना सारा प्रशासन वहां चुनाव लड़ रहा था. आपको याद होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मीटिंग हुई, उसके बाद शरद पवार और अडानी जी की मीटिंग हुई, उसके बाद जिस तरह से सुप्रिया सूले ने प्राइवेटली लोगों को बोला कि व्हाई शुड वी गो विद द सिंकिंग शिप. कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव के बाद एक सिंकिंग शिप हो गई थी उनके लिए. वो अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे. सरकार में वो आना चाहते हैं सेंटर में, क्योंकि वो ऐसे ही समर्थन नहीं दे दिए हैं. और कई सीटों पे आपको याद होगा महाराष्ट्र में 18 सीटों पे जहां कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए, वहां शरद पवार ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए. तो इस सिचुएशन में जो लग रहा है कि क्योंकि गवर्नर जो है वो गवर्नर साहब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इनको बुलाएंगे, ओथ होगी और वहां पर बीजेपी और जब अपना दावा पेश करेगी और अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगी तो ये शरद पवार ने ऑलरेडी कह दिया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं. शिवसेना भी सपोर्ट कर देगी. 6 महीने के अंदर मुझे लगता है एक सिनारियो ये बन सकता है कि 6 महीने के अंदर बीजेपी अपना जुगाड़ कर लेगी. उसको सिर्फ 20-25 एमएलए और चाहिए. कोई भी पार्टी
टूट सकती है या ज्वाइन कर सकती है या समर्थन दे सकती है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव ने भी एक माइनॉरिटी सरकार चलाई थी। शरद पवार एक दूसरी गेम खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। उनको सेंटर में अपनी बेटी को मंत्री बनाना है, उनको प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं वो भी मंत्री बने, क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। और ये जो बातें चल रही हैं कि मोस्ट करप्ट पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा जब एक बार सरकार चलनी शुरू होगी। हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ठाकरे ने जिस तरह से अपोज किया था नरेंद्र मोदी को एज प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी बहुत कम चीजें भूलते हैं और शायद ये बात उन्होंने भूली नहीं है। और वो उन्होंने ही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं शिवसेना के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। एक कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी अच्छा कर सकती है, पर वो जरूर शिवसेना के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। खबरें ये भी आ रही है कि शिवसेना को ये बात पूरी तरह से पता थी कि वो अलायंस टूटने वाला है। और अब भी मेरे ख्याल में शिवसेना इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि अंदर से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि बीजेपी उनके साथ सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों वो अपना समर्थन देके अपनी खिलखिली उड़ाएंगे? पीएम के उस बयान का क्या होगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर वो नहीं, वो खाएंगे नहीं ना। अभी नेचुरली करप्ट पार्टी या फिर नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के साथ अलायंस, मैंने देखिए पॉलिटिक्स में बहुत चीजें आदमी भूल जाता है। एनसीपी तो बाहर रहेगी ना, अनकंडीशनल सपोर्ट है। अभी तो कोई सरकार में ज्वाइन करने की बात है नहीं और ना ही वो दिल्ली में एकदम से मंत्री बन रहे हैं। धीरे धीरे हौले हौले ये सब काम होंगे और अभी अपने आप माइनॉरिटी सरकार बन सकती है अगर आपके पास आउटसाइड सपोर्ट है। कोई आपको गिराने वाला नहीं है। कांग्रेस सडनली गिरा नहीं सकती। रेणु जी, मैं आपसे बस एक पूछना चाह रही हूँ, रैलीज में उन्होंने जो कहा वो शायद जनता भूल सकती है, पर क्या जनता ये भूल सकती है कि किस तरीके के एलिगेशंस लगे हुए हैं अजीत पवार पे और एनसीपी पे और किस तरीके तो आपकी 15 साल बस आपसे पूछना नहीं, हमारी सरकार पे नहीं है, वो अजीत पवार जी पे है। प्रियंका, वो मुद्दा अभी भी चला रहेगा। तो क्या नैतिकता की बात करेंगे बीजेपी? किस मुंह से जाएंगे वो जनता के पास? मैं तो आपको एक सिनारियो दे रही हूँ, मैं उनकी तरफ से नहीं, मैं एक सिनारियो दे रही हूँ, मैं उनकी तरफ से जवाब या सवाल करने के लिए या बैठने के लिए नहीं हूँ। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें जो है, ये असल में ये 99 की भाजपा नहीं है रेणु जी, ये 2014 की भाजपा है, 2014 की भाजपा है। और आप नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अभी 5 महीने में भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही, हम विश्लेषकों को, तो ये बड़ी अजीब बात होगी। वो बहुत ही अजीब फैसले करते हैं, ऐसे फैसले जो राजनीति की परिपाटी में नहीं होते हैं। इसलिए ये जो पुराने फार्मूले हैं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस पर विचार करेगी। मुझे भी नहीं लगता। नहीं, ये कोई पुराना फॉर्मूला नहीं है, पुराना फॉर्मूला है। एट द मोमेंट ये मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मूला है कि ना आप शिवसेना के साथ हो ना आप एनसीपी के साथ हो। एनसीपी किसी भी दिन अपने आप को पीछे खींच ली तो स्थिति क्या होगी? क्यों खींच लेगी? 4 महीने 5 महीने के बाद ऐसी स्थिति अगर बन गई एनसीपी के सामने बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एनसीपी को अपने आप को फिर एस्टैब्लिश करना है पॉलिटिकल फॉर्मेट में। मुझे लगता नहीं कि एनसीपी लेकिन जिस एनसीपी की खड़ी को वो 10 से टिका हुआ बता देंगे, उसके साथ वो नहीं जाएंगे। संभावना इसकी बहुत कम है। हालांकि राजनीति कहते हैं संभावनाओं का खेल है। स्थिति क्या होगी आगे वाले समय में? जीवीएल नरसिम्हा राव जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का? क्योंकि हरियाणा में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की स्थिति नहीं है। बीजेपी को 45 सीटें चाहिए थी, बहुमत के लिए 47 पर इस वक्त वो आगे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, वो चेहरे हम आपको दिखाते हैं, हरियाणा का सीएम कौन हो सकता है बीजेपी की ओर से? रुझानों और नतीजों से साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बननी तय है। सरकार बनने के साथ हरियाणा की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर कयास शुरू हो गए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में से एक अंबाला कैंट से चुनाव जीते अनिल विज हैं। अनिल विज राज्य में पार्टी विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता रहे हैं। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। साथ ही कांग्रेस के हुड्डा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। अगर बीजेपी ने उत्तरी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया तो अनिल विज का पलड़ा भारी रहेगा। अगर हरियाणा में जाट समुदाय के किसी नेता को सामने लाने की बात चली तो सबसे पहला नाम कैप्टन अभिमन्यु को आ सकता है। कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पूरा समर्थन हासिल है। उन्हें मोदी ने चुनाव प्रचार रैलियों में तवज्जो दिया है। पार्टी का युवा चेहरा होने के साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु को राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का अच्छा खासा अनुभव है। मुख्यमंत्री के रेस में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा का भी नाम उछाला जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बड़ी कामयाबी पर अपना दावा ठोक सकते हैं वो।
राज्य में गैर जाट नेता की बात चली तो अनिल विज के बाद रामविलास शर्मा सीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। हरियाणा में पार्टी की रणनीति बनाने में रामविलास शर्मा की अहम हिस्सेदारी रही है। पार्टी के घोषणा पत्र में रामविलास शर्मा को ज्यादा तवज्जो मिली, इसलिए अगर ये दावा ठोकते हैं तो उसे मजबूत माना जा सकता है। गैर जाट सीएम की बात चली तो तीसरा नाम करनाल के विधायक मनोहर लाल खट्टर का भी आ सकता है। खट्टर हरियाणा में चुनाव कमेटी के प्रमुख रहे हैं, संघ के करीबी रहे हैं, इसलिए उनका फायदा इन्हें मिल सकता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी वो सदस्य रहे हैं। अगर गैर जाट और गैर सवर्ण की बात चली तो सबसे पहला नाम कृष्णपाल गुर्जर का आ सकता है। गुर्जर की पहचान राज्य में पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में है। गुर्जर समुदाय का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है, साफ सुथरी छवि है और फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं। मोदी के पुराने सहयोगी माने जाते हैं, इसलिए इनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। गुर्जर समुदाय का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है, साफ सुथरी छवि है और फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं। मोदी के पुराने सहयोगी माने जाते हैं, इसलिए इनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। तो सीधे चलते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब के पास। राव साहब, हमारे सूत्रों से खबर है कि कृष्णपाल गुर्जर जी इस रेस में सबसे आगे हैं। दीपक जी, हो सकता है आपके पास कोई सूचना हो इस प्रकार का, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इस पे कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। कई सारे नाम चर्चा में हर समय रहते हैं और लेकिन अंत में उन्हीं नाम पर मुहर लगती है जिसके बारे में सर्वसहमति हो। तो मैं समझता हूं आज जब शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग करेगी तो तब उसमें जरूर इस विषय पर भी चर्चा होगा, क्योंकि हमको पूर्ण बहुमत मिल चुका है हरियाणा में, इसलिए हमें बहुत जल्दी ये फैसला करना पड़ेगा। लेकिन उसका निर्णय आज ही होगा मैं समझता हूं, ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। और लेकिन इसमें कोई आकलन जाट या गैर जाट का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ऐसे जाति के दृष्टि से नहीं देखती है, क्योंकि हरियाणा में हमें इतनी बड़ी सफलता उसके कारण मिली है जिसमें सभी वर्गों से हमको समर्थन मिला है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि गैर जाट कोई आंकलन इस प्रकार का होगा। ये निर्णय में जिस नाम पर सर्वसहमति हो सकती है, कौन भारतीय जनता पार्टी समझती है सबसे सक्षम है पार्टी के मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि हरियाणा में जो मैंडेट मिला है ये बहुत बड़ा मैंडेट है, ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को एक परमानेंट एक स्ट्रांग होल्ड के तहत जैसा राजस्थान है हमारा, जैसा मध्य प्रदेश है, उस प्रकार कन्वर्ट करना चाहेगी, जिसके लिए हमें बहुत अच्छी गवर्नेंस देनी होगी। तो मैं समझता हूं निर्णय में ये सारे फैक्टर काम करेंगे। जाति का कोई ज्यादा इस पे कोई प्रभाव, इस पे कोई मुख्य प्रामुख्यता नहीं होगा, ऐसा मुझे मानना है। रेणु, आप किसके नाम पर बेट करेंगे? मेरे ख्याल में डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र में किसको लाते हैं, क्योंकि अगर वहां ब्राह्मण बनाया तो यहाँ जैसे रामविलास शर्मा जी का नाम भी तेजी से आगे चल रहा था, तो दोनों जगह शायद ब्राह्मण बनाना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उनको अपना थोड़ा बहुत कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि दोनों स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो नरेंद्र मोदी पे। सरकार दोनों स्टेट्स की दिल्ली से चलेगी, डिसीजंस दिल्ली से होंगे और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कमजोर कड़ी कौन, वो जो कहते हैं, तो वो ही होगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री कोई बहुत एक मजबूत और सक्षम लीडरशिप नहीं ढूंढ रहे दोनों स्टेट्स में। मेरे ख्याल में पूरा डिसीजन उन्हीं का है और बहुत सारे नाम हैं उसमें, हर नेता अपना अपना दावेदारी सामने पेश कर रहा है। पर फाइनल डिसीजन जो है, क्योंकि राव जी तो उनकी पार्टी के हैं, वो भी बिल्कुल बता नहीं पा रहे, ना इंडिकेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से हवा चल रही है। तो यहाँ मेरे को लगता है सभी हवा में तीर मार रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कौन बनेगा। और दोनों स्टेट्स के डिसीजंस और नाम शायद इंटरलिंक्ड हैं। बिल्कुल। एक सवाल प्रियंका जी से मैं ले लेती हूँ। प्रियंका जी, चूंकि इस वक्त हुड्डा जी पहुंचे हुए हैं इस्तीफा देने के लिए और उनकी ओर से कहा गया था बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो चाइनीज नेता हैं, लेकिन अब उन्हीं में से मुझे लगता है कि एक का नाम बहुत जल्द सामने आ जाएगा जो पूर्ण बहुमत के साथ और पहली बार हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सीधे सीधे आपके अगेंस्ट में गया?
नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि हरियाणा की जनता को हम का आभार मानते हैं और शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने 2 बार हमें चुना और हमने 10 साल गवर्नेंस की वहां पर अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे ये श्रेय रखा है कि वो जो भी डेवलपमेंट एजेंडा की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बातें कही हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहां पे सीएम कौन बनता है वो बीजेपी के ऊपर निर्भर है। अभी बस हम उनसे जैसे मैंने कहा, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 2 टर्म्स दिए वहां पे गुड गवर्नेंस मॉडल सेट करने के लिए, क्योंकि अभी जो भी बनता है भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो भी बनेंगे वो एक ऐसी सरकार, ऐसा स्टेट पाएंगे जो ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ मेनी सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। लेकिन प्रियंका, आपने ऐसे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स वहां सेट करे कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आप तीसरे नंबर पर खिसक गए, तो ऐसे कौन से पैरामीटर सेट कर दिया आपने वहां पर? नहीं, अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम कहेंगे कि हमने काम किया है। वो अब हरियाणा की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा, कौन से पैरामीटर क्या रहे हैं? आप अगर पर कैपिटा इनकम देख लें, आप उनका अगर आप हेल्थ फैक्टर्स देख लें, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी देख लें, जिस तरीके से हरियाणा ने प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर में देख लें, उनके बाजू में ही मैं कहूंगी कि पंजाब जैसा एक राज्य है जो बीजेपी और अकाली दल के अंडर में है, और उसके साथ ही आप कंपेयर कर लेंगे तो हरियाणा एक वेल गवर्न स्टेट उनको मिला है और जो डेवलपमेंट के उन्हें वायदे किए हैं वो इसीलिए जनता भी उनको जनता ने देखिए, जनता जनार्दन है, जो फाइनल डिसीजन है वो उनका है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो वो उनको भी आपको जॉन जानी जनार्दन बना दिया, हम उनका देखिए जॉन जानी जनार्दन बना दिया। दीपक जी, आप कुछ भी महसूस कर लें, और मैं बस यही कहूंगी कि उनको भी जब जज करेंगे उनके काम के हिसाब से जज करेंगे। सुभाष जी, आप किस नाम पर? मुझे लगता है कि भाजपा चाहेगी कि ये जो मौका उसको हरियाणा में मिला है, या प्रत्याशित मौका जो मिला है, वो उसको किस तरह से परमानेंट बनाए, उसकी परमानेंसी के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो उसको ऐसा कोई नेता चाहिए होगा। कृष्णपाल गुर्जर मुझे इस रेस में सबसे आगे दिखाई देते हैं कि वो हरियाणा के हैं, साफ छवि के हैं, लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्री भी संभवतः इसीलिए बनाया है, 5 लाख के अंतर से। हाँ, 5.25 लाख के अंतर से जीते थे, और प्रशासन का उनको अच्छा लंबा अनुभव है मुझे लगता है, और एक बड़ी बिरादरी के वो प्रतिनिधि भी हैं हरियाणा में। और जो जाट मुख्यमंत्री की परंपरा हरियाणा में चल रही है, मुझे लगता है भाजपा उस परंपरा पे नहीं चलने वाली है, और वो गैर जाट मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगी, और उसमें कृष्णपाल गुर्जर सबसे उपयुक्त नाम दिखाई देते हैं, जो पार्टी को भी जमा सकते हैं और सरकार को भी चला सकते हैं। जी हाँ, और 4 बार चुनाव जीते थे लगातार, और विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, और हमारे सहयोगी संजय शर्मा पहले ही बता चुके हैं कि वो इस रेस में सबसे आगे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। चलते चलते एक सवाल दीपक जी मैं आपसे ही ले लेती हूँ। नंबर 1 हरियाणा का दांव इस बार हुड्डा जी का नहीं चला, जबकि हमने देखा था किस तरह से जोर शोर से कैंपेन पूरे के पूरे न्यूज़पेपर पटे पड़े रहते थे। और बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर वहां पर सामने आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। और चलो चले मोदी के साथ ये नारा एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर लगा था, तो मोदी ही इकलौते फैक्टर थे इन चुनाव के अंदर, और मोदी का मैजिक पूरा का पूरा इन चुनाव के अंदर चला है। और अमित शाह ने इसीलिए कहा कि मोदी की लहर बरकरार है, और इसी लहर के सहारे वो झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने उपचुनाव के बाद ये कहा था कि मोदी का फैक्टर अब बचा नहीं, उनको एक करारा जवाब मिल गया है, अमित शाह का ये कहना था। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक भी शुरू होने जा रही है, उसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, जिसकी जानकारी सीधे इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार